एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सेल थ्योरी एंड साइज ऑफ सेल के बारे में। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स किससे रिप्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है? छोटी होती है, स्मॉल होती है एंड बहुत ही फास्टली रैपिडली क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। तो क्या बोला? स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से स्मॉल है, छोटी है और फास्टली मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेरी ग्रेटली शेप एंड साइज। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो शेप एंड साइज में क्या करते हैं? वेरी करते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ऐसा नहीं बोल सकते कि जो प्रोकैरियोट्स है वो पॉलीगोनल शेप के होंगे, प्रोकैरियोट्स है वो ट्राइगोनल होंगे, प्रोकैरियोट्स है वो लीनियर होंगे। ऐसा नहीं होता है। इनकी शेप क्या होती है? वेरी करती है। ठीक है, अलग अलग प्रोकैरियोट्स की शेप क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, और इनकी जो साइज है वो भी क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, एक फिक्स साइज नहीं है, साइज क्या करती है? वेरी करती है। अब देखो ये जो मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, एक वायरस का बनाया मैंने, एक पीपीएलओ का बनाया है और एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, वायरस प्रोकैरियोट्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, क्योंकि आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, क्योंकि नीट में बेटा एनसीईआरटी को ही फोकस किया जाता है। ठीक है, तो जो वायरस है छोटे छोटे ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है जिनकी साइज है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इससे थोड़े बड़े गोले बनाए हुए हैं जो है पीपीएलओ, जिसकी साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। फिर ये ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल जिसकी साइज दे रखी है 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन शेप की। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो शेप होती है, प्रोकैरियोट्स की जो शेप होती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है? मेनली बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। कौन कौन सी? बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। ठीक है, तो बेसिलस को अपन कॉमनली बोलते हैं रोड लाइक। क्या बोलते हैं? रोड लाइक। कोकस को बोल सकते हैं स्फेरिकल, विब्रियो को बोल सकते हैं कोमा लाइक। विब्रियो का कॉमन नेम क्या होता है? कोमा के जैसे दिखते हैं ये। स्पाइरिलम मतलब स्पाइरल शेप के। ठीक है, जैसे बेसिलस बेसिलस क्या हो गए? रोड लाइक हो गए, कोकस कैसे हो गए? स्फेरिकल हो गए, विब्रियो कोमा लाइक और स्पाइरिलम स्पाइरल शेप के। अब अपन बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल का क्या लफड़ा है, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बेटा मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट, ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है लेकिन उसमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे प्रोकैरियोट का नाम बताओ जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो आप लोग क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। तो आ गई इतनी बात समझ में कि माइकोप्लाज्मा ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रख लेना बेटा, दिमाग में बिठा लेना इसको अच्छे से कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं? साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म, इसकी मैं डेफिनेशन नहीं, साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस लाइन से एज इट इज नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट इज, क्या बताओगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरेना होता है। कौन होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्रोकैरियोट as well as यूकैरियोट्स। इस लाइन को बेटा गोट के पी जाना कि जो साइटोप्लाज्म होता है मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी होता है इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी क्या होता है? मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज होता है। कौन? साइटोप्लाज्म। अब देखो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्रोकैरियोट्स। कैरियो, बायो में कभी भी कैरियो वर्ड आ जाए, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है कैरियो का मतलब? न्यूक्लियस। और प्रो मतलब प्रीमिटिव, प्रो का मतलब प्रीमिटिव, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और अपने को पता है कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपन भी यूकैरियोट्स में आते हैं ना, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड रहता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका जो डीएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे रहेगा? कहाँ पे रहेगा? साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका जेनेटिक मटेरियल या फिर मैं बोलूँ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए क्या होता है? इसका नेक्ड होता है। डीएनए क्या होता है? नेक्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में। डीएनए क्या होगा? नेक्ड होगा। अरे डीएनए को सराउंड करने वाली कवरिंग ही नहीं रहेगी, जो चीज उसको कवर करती है वो नहीं है, तो डीएनए क्या हो गया? नेक्ड हो गया। क्या हो गया? नेक्ड हो गया। तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए क्या होता है? नेक्ड डीएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें बताया अभी मैंने। तो न्यूक्लियस के जैसी स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ओइड का मतलब ही होता है लाइक, के जैसा। किसके जैसा? न्यूक्लियस के जैसा। न्यूक्लियो किसके जैसा? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, ओइड मतलब लाइक, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का ही दूसरा नाम होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या होता है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड को ही क्या बोल सकते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर इसको अपन प्रोकैरियोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोकैरियोन भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, इसका मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए क्या है? नेक्ड है। ठीक है, न्यूक्लियस के जैसी स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर प्रोकैरियोन। ठीक है, ये बोल दिया। आ गई इतनी बात समझ में? अब अपन बात करते हैं एक और
बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड, सॉरी प्लाज्मिड। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लाज्मिड। क्या आता है? प्लाज्मिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड, जो अपने आप, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ। तो क्या बोला मैंने? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड मतलब जो, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या है? कैपेसिटी है, जो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो क्या बोल दिया? प्लाज्मिड बोल दिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब बैक्टीरिया में एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब जो उसका जीनोमिक डीएनए होता है, उस जीनोमिक डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा किसके? क्रोमोसोमल डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए के अलावा जो डीएनए प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया? प्लाज्मिड। तो इसकी डेफिनेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जो प्लाज्मिड होता है ना, ये प्रोकैरियोट्स को स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। वो स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मिड के बारे में तुम्हें ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं अपन, मीजोजोम। किसकी? मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजोजोम किससे बनते हैं? मीजोजोम किससे बनते हैं? ड्यू टू इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या बोलेंगे? मीजोजोम। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे बनते हैं? किससे बनेंगे? बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनेंगे। ठीक है, मीजोजोम पे प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? जो कैटालिस्ट होते हैं ना, कैटालिस्ट को ही बायोलॉजी में क्या बोल देते हैं? एंजाइम्स बोल देते हैं। ठीक है, और जो एंजाइम रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं उनको क्या बोल देंगे? रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसका मतलब मीजोजोम प्रोकैरियोट में क्या काम करेगा? रेस्पिरेशन का काम करेगा। क्या काम करेगा? रेस्पिरेशन का। और यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। तो इसका प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन कौन करेगा? मीजोजोम। और यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस होता है प्रोकैरियोटिक मीजोजोम, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मीजोजोम क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बेटा, विच स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स? तो तुम क्या बताओगे? मीजोजोम्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये प्रोकैरियोट की बातें खत्म हुई, बाकी की चर्चाएं अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।